एक बात बताइएगा, आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में अल्फा बीटा डिके पढ़ रखा है या फिर उसको डिस्कस करना है? लाइक वो मेंस में टॉपिक नहीं होता है, तो आपने वो पढ़ा है या फिर डिस्कस करना है? अक्षिप्त यूबर आस्किंग। ओके, सो कल हम लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है। सो हम लोग कल अल्फा बीटा डिके को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। ओके कार्तिक, ओके, डन। और अगर जरूरत हुई तो हम लोग एटॉमिक फिजिक्स करके फिर न्यूक्लियर फिजिक्स को थोड़ा सा डिले कर लेंगे, एक दिन नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, थोड़ा सा एक एक लेक्चर आगे पीछे कर लेंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है एक क्लास बाद डिस्कस कर लो। ओके, तो अभी इस टॉपिक को आप लोगों ने किया, ये क्वेश्चन किया आपने, थोड़ा सा किसी ने आंसर निकाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, इसका, इस वाले का, या फिर मैं स्टार्ट करूं बताना? डी, दैट इज यू आर सेइंग 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सुमित इज सेइंग डी, एनीवन एल्स? एक बार जल्दी से शुरू करते हैं, फिर एक ही दो क्वेश्चन इससे करूंगा। रेहान इज ऑल्सो सेइंग डी, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग अ पेंडुलम बॉब स्विंग्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये डायग्राम कुछ दिया गया है। एम इज 3 kg, एल कुछ दिया है, थीटा दिया है ये वाला। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 274 न्यूटन। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉब एट द लोएस्ट पॉइंट। अब इसका हम थोड़ा सा एफवीडी अगर बनाने की कोशिश करें, तो आई होप सबको दिखेगा। अगर मैं यहीं पर एफवीडी बनाऊं तो टी इधर लगेगा, डायग्राम में विजिबल है, सेवंथ का रूट 46। ओके, किसने आंसर दिया है? रेहान। ओके, इसके एक दो पार्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। टी इधर लगेगा और टी इधर लगेगा, इसके बाद मैंने बोला क्या इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, टी एम जी साइन थीटा। अब अगर मैं बोलूं, क्या बोल रहा है, टेंशन की वैल्यू हमें पता है, क्या मैं अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मैं एक एफ सी एफ भी लगा सकता हूं? तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू एफ सी एफ प्लस एम जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू मुझे पता है 37 है, और एम भी पता है आई होप, तो सारी वैल्यूज मुझे पता है, टी भी पता है। इसको लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई लेंथ इज एल, जो रेडियस होगी उस सर्कुलर पाथ की वो एल है, प्लस एम जी साइन थीटा। वैल्यू सारी पुट कर दो, वी की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। टी की वैल्यू है 274, या फिर इसको थोड़ा ट्रांसफर कर लेते हैं, एम वी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन थीटा। थोड़ा सही बोलना अगर कैलकुलेशन ठीक है। मास इज 3, एल इज 0.75, 0.75 मीन्स 3/4, 3/4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इज 274 माइनस एम जी साइन थीटा, साइन थीटा इज 37, 37 मीन्स 3/5, 3/5। So that is m is 3, g is 10 यानी 30 इंटू 3/5। चेक करना मैंने ठीक लिखा है। 630, 6 एंड 3 18, 274 माइनस 18, 274 माइनस 18, जल्दी टाइप करो कोई। 256 है ना, दैट इज 3 से 3 कैंसिल, v स्क्वायर इज 256/4, सो v विल बी 14 और 16/4, रूट लेंगे तो 16/2, सॉरी 16/2, अरे 16 का स्क्वायर होता है 256, सो दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। सबका ठीक है?
आया था। अब ये हमने एक क्वेश्चन, तरीका क्या पता चला हमें, कि कंपोनेंट्स हम अलोंग द इंक्लाइंड ले लेते हैं। अलोंग द इंक्लाइंड हमारी टेंशन है, तो अलोंग द इंक्लाइंड ही हमारा mg का कंपोनेंट mg sin थीटा, और mg cos थीटा क्या कर रहा होगा, mg cos थीटा भी तो आएगा, उसका क्या काम है, वो क्या करेगा, व्हाट mg cos थीटा विल डू, वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स को, सरफेस पर है ना, तो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, एक मैंने कर दिया है, तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या सेकंड कर रहा है, नॉर्मल बैलेंस, वेरी गुड। द स्पीड ऑफ द बॉब, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, अब हाईएस्ट पॉइंट पर भी आप निकाल लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं करूँ या फिर आगे चलूं, आगे चलें आज के टॉपिक पर, चलिए। हम लोगों का आज का टॉपिक है डुअल नेचर। डुअल नेचर में क्या क्या टॉपिक्स अपने पास रहते हैं, एक तो रहता है अपने पास रेडिएशन प्रेशर या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट ऑन द सरफेस। सेकेंड रहता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में दो ही तीन इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है। साथ में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, साथ में एक टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये चार टॉपिक ही रहेंगे अपने पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ मिलाकर, है ना। चौथा मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ। रेडिएशन प्रेशर जनरली हम लोगों का मेंस में टॉपिक ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, तो मैं रेडिएशन प्रेशर को थोड़ी देर के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं क्विक रिवीजन की फॉर्म में, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इन द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, कि दे विल गिव यू ए सरफेस, मैं सिर्फ सिचुएशन को बता रहा हूं, दे विल गिव यू ए सरफेस, और इस सरफेस के साथ वो क्या बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्टिंग है, या फिर बोलेंगे एब्जॉर्बिंग है, और हो सकता है पार्शियल हो। पार्शियल का मतलब हो सकता है कि वो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करे और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करे। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं सरफेस के बारे में। सो लेट सपोज ये सरफेस है, अभी मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाई जेड प्लेन में रखी है, ऐसे करके वाई जेड प्लेन में, और यहां से एक लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, जिसकी इंटेंसिटी है आई। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी है आई। तो हमें बताना यह है कि हाउ मच फोर्स दिस लाइट विल एक्सर्ट ऑन द सरफेस, और हाउ मच प्रेशर इट विल एक्सर्ट ऑन द सरफेस, ये दो बातें हमें करनी है। चलिए, सबसे पहले लॉजिकली समझते हैं, अगर मेरे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट आ रही है, इसका मतलब हमारे पास फोटॉन्स आ रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे फोटॉन्स, एंड एवरीवन नोज द फोटोन कैरीज सम मोमेंटम, एंड हाउ मच मोमेंटम दे कैरी, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, एवरीवन विल से P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस मोमेंटम जो फोटोन लेकर आ रहा है, जैसे ही ये सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, तो दो बातें हुई, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई या एब्जॉर्बिंग हुई। इस वाले पर बाद में चलते हैं, पार्शियल वाले पर। सो अगर रिफ्लेक्टिंग होगी, तो फोटोन स्ट्राइक करके वापस से रिफ्लेक्ट होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की बात कर रहा हूं, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हुई, तो वो फोटोन वहीं के वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम एक केस से शुरुआत करते हैं, एब्जॉर्बिंग वाले से, बाकी सबको यहां से हटा देते हैं। लेट सपोज इट इज एब्जॉर्बिंग। अगर ये एब्जॉर्बिंग है मेरे पास, तो मैंने बोला कोई भी एक फोटोन मैंने लिया, ये फोटोन था, ये इधर गया कुछ मोमेंटम पी लेकर, और यहां पर जाकर इसका मोमेंटम जीरो हो गया, क्योंकि रिटर्न तो आया ही नहीं। अगर रिटर्न नहीं आया, मेरी बात सुनना, क्या इस फोटोन का कुछ मोमेंटम चेंज हुआ है? अगर मोमेंटम चेंज हुआ है,
सो हम जानते हैं मोमेंटम चेंज होगा तो एक फोर्स जनरेट होता है, कुछ सुना है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। तो एक फोर्स जनरेट होगा और वही फोर्स हम क्या बोल रहे हैं, इस सरफेस पर फोर्स लगेगा। अब एक और प्रॉब्लम है, लेकिन एक फोटोन तो नहीं, हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स हैं, और बहुत सारे फोटॉन्स हैं, तो उन सब फोटॉन्स की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, वो हमें निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर वन फोटोन एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, एवरेज फोर्स ऑन द सरफेस निकालते हैं, और एवरेज फोर्स सरफेस पर निकालने के लिए हम ड्यूरेशन ले लेते हैं कि एक सेकेंड में हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सरफेस। क्या ले लेते हैं, इन 1 सेकेंड हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सरफेस। ये तो एक फोटोन की कहानी थी। हमारे पास एन फोटॉन्स की बात अगर हम करें, बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे इन 1 सेकेंड। सो इन 1 सेकेंड आई विल से एफ एवरेज इज इक्वल टू एन डेल्टा पी। नाउ डेल्टा टी मैंने गायब कर दिया, क्यों गायब नहीं किया, बेसिकली डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रख दी है, इन 1 सेकेंड। सो बेसिकली हमारे पास आ गया एन डेल्टा पी, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इतनी बातें हमें करनी है बस। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करें, आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एफ एवरेज इज इक्वल टू, हमारे पास एन के बारे में बात थी कि एन इज इक्वल टू पी बाई ई, हाउ मच फोटॉन्स आर कमिंग। एक बात पढ़ते थे, एन इज इक्वल टू पी बाई ई, वेयर पी इज व्हाट, पावर, ई इज व्हाट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ई इज व्हाट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इनटू डेल्टा पी। डेल्टा पी इज व्हाट, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे पी हो गए हैं। दिस पी इज व्हाट, पावर, डेल्टा पी इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। शायद सभी को इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी बाई ए, और ए परपेंडिकुलर आई कैन से। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए परपेंडिकुलर। ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, आई इंटू ए। पी यहां से क्या आ गया, आई इंटू ए, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है, सो दैट विल बिकम आई ए। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच सी बाई लैम्डा इंटू डेल्टा पी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब मैं बात करूंगा, फोटोन का मोमेंटम होता था एच बाई लैम्डा। कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल तो इसका 0 हुआ, पी इनिशियल कितना है, आप बोलोगे सर एच बाई लैम्डा। क्लियर है। सो डेल्टा पी कितना आया, माइनस एच बाई लैम्डा, माइनस एच बाई लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन का जो मोमेंटम चेंज है वो माइनस एच बाई लैम्डा है। तो फोटोन पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड। सो फोटोन पर किस साइड फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड। मे बी मिरर इमेज वैसे आपको मेरा हाथ राइट साइड जाता हुआ लग रहा हो, बट फोटोन पर किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड। और सरफेस पर किधर फोर्स लगेगा, राइट साइड, एक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो इस सरफेस पर फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड। ठीक है, ये माइनस साइन से हमने कंक्लूजन निकाल लिया। डेल्टा पी की वैल्यू रख दोगे तो ये क्या बना, आई ए बाई एच सी, और लैम्डा गया ऊपर, डेल्टा पी का मतलब एच बाई लैम्डा। एच एच लैम्डा लैम्डा कैंसिल, कितना आया, आई ए बाई सी। दिस इज योर फोर्स, एवरेज फोर्स। नाउ फोर्स हमने निकाल लिया है सरफेस पर, आई ए बाई सी। अगर कोई मुझसे कह दे प्रेशर कितना लगाया है इसने, अगर इस सरफेस पर फोर्स लग रहा है पूरी सरफेस पर, तो कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा। तो आप बड़े आराम से बोल दोगे सर प्रेशर विल बी एफ बाई एरिया। फोर्स है आई ए बाई सी, बाई ए से ए कैंसिल, तो प्रेशर विल बी आई बाई सी, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर। ओवरऑल कंक्लूजन,
सरफेस थी, लाइट उस पर जब इंसिडेंट हुई तो लाइट ने क्या किया, अपने साथ क्या लेकर आई, वो फोटॉन्स। फोटॉन्स के पास क्या था, मोमेंटम। जब वो फोटॉन्स टकराए तो टकराने के बाद फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज हुआ तो फोटॉन्स, इसका मतलब फोटॉन्स पर क्या लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। और उसके रिस्पॉन्स में फोटॉन्स सरफेस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स इन द राइट डायरेक्शन एज पर द डायग्राम। और वो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, आई ए बाई सी। यहाँ पर आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब लर्निंग, जिसको टॉपिक में कुछ नहीं पता है उसके लिए लर्निंग का एक फॉर्मूला उसको याद होना चाहिए, आई इज इक्वल टू पी बाई ए परपेंडिकुलर। यहाँ पर पी क्या है, पावर। सेकेंड फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए था, और तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने यूज किया नहीं है। बाकी डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम तो हम जानते ही हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसी में अब मैं सेकेंड पार्ट पे जब जाऊंगा तो मैं आपसे बस इतना चेंज करूंगा। मैंने बोला इस बार सरफेस हमारे पास ऐसे है, वही सरफेस है, बट ये सरफेस इस बार रिफ्लेक्टिंग है 100%। और लाइट इस पर जैसे पहले आ रही थी हॉरिजॉन्टली वैसे नहीं आ रही है, लाइट इस पर आ रही है किसी एंगल से। लेट सपोज ऐसे आ रही है लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई। और ये लाइट जो है थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। सरफेस अगेन मेरी वाई जेड एक्सिस में रखी है, वाई जेड प्लेन में रखी है। फिर वही बताना है हाउ मच फोर्स इट विल एक्सर्ट। एक बार सभी लोग ट्राई करिए, फाइंड फोर्स ऑन द सरफेस। या फिर मैं सॉल्व करूं, समझा दूं, फिर क्वेश्चन आप करेंगे, या फिर ये आप करेंगे, पहले जल्दी बोलो। हम सब किया किस बात के लिए, आपके लिए या मेरे लिए, मैं करूं या आप कर रहे हैं। अगर मुझे करना है तो ए टाइप कर दो जल्दी से। ओके, मैं समझा देता हूँ, ओके वेरी गुड। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा, कार्तिक इज सेइंग कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा फोटोन, अगर मैं बात करूं तो फोटोन ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। और फोटोन अपने साथ कुछ मोमेंटम ला रहा है पी, ये सबको पता है। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जब ये इससे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद फोटोन वापस से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो ये फिर से किस मोमेंटम से गया, पी मोमेंटम से गया। तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, थीटा, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, कुछ और पंगा नहीं है इसके साथ। अब मैंने बोला सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम की। ये सबको पता है, ये बहुत किया है हम लोगों ने। एक सरफेस है, ऐसे करके एक बॉल आई पी से वापस चली गई, तो हाउ मच इज द मोमेंटम चेंज। आप बोलोगे सर टू पी कॉस थीटा विल बी द मोमेंटम चेंज, मैं फिर भी लिख देता हूँ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सबको दिखता होगा कि वाई डायरेक्शन का मोमेंटम विल रिमेन सेम, है ना। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, ठीक है। सो ओनली विच मोमेंटम विल चेंज, एक्स डायरेक्शन मोमेंटम विल चेंज। ये वाला कंपोनेंट पी कॉस थीटा इनिशियल वाला, फाइनल वाला भी पी कॉस थीटा। सो आई थिंक पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जब करोगे तो दैट विल बिकम माइनस टू पी कॉस थीटा। ये आपका चेंज इन मोमेंटम आया। चेंज इन मोमेंटम जैसे निकल के आया, पी की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, एच बाई लैम्डा। सो मैं उसको लिख सकता हूँ, डेल्टा पी निकल आया, इसका मतलब फोटोन पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। सरफेस पर किधर लगेगा, राइट साइड। यानी कि सरफेस पर फोर्स मेरा लगने वाला है राइट साइड। अब इसके बाद की बात करते हैं। एफ एवरेज निकाला था हम लोगों ने, क्या बोला था एफ एवरेज को, एवरेज मतलब इन 1 सेकेंड। एफ एवरेज इज एन
delta P, where n is what? Number of photons. Number of photons reaching the surface in 1 second. And that is what? P by E delta P, where P is nothing but, this P is nothing but power. और पावर वी नो दैट आई ए परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, आई ए। अब ध्यान से देखना, क्या हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सरफेस है तो ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन मैंने एक्सटेंड कर ली बस। इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर देखा जाता है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। तो इस आई के परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट देखोगे तो वो कितना आएगा, ये एंगल थीटा है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम से, एंगल थीटा है। हमें क्या करना है, एरिया लेना है इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर। तो क्या वो एरिया, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो क्या वो एरिया ऐसे होगा? एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर एरिया अगर मुझे देखना है तो वो एरिया ये होगा, और ये एरिया होगा, इसका मतलब उसका कंपोनेंट कौन सा हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये वाला। और ये कंपोनेंट कितना है, ए कॉस थीटा। सो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा, पावर का फॉर्मूला बना आई ए कॉस थीटा। डेल्टा पी का मतलब कितना था हमारे पास, 2p कॉस थीटा, 2p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एनर्जी। E इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। थोड़ा और आगे चलते हैं, आई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मैंने बाहर लिख लिया। अब क्या बचा मेरे पास, 2ia कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा p। p का मतलब क्या होता है, h बाई लैम्डा। डाउट मत रखना, p का मतलब h बाई लैम्डा, e का मतलब h c बाई लैम्डा। h से h खत्म, लैम्डा से लैम्डा खत्म। सो f एवरेज कितना आया, 2ia बाई c कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गई एफ एवरेज की वैल्यू, 2ia/c कॉस स्क्वायर थीटा। ये कब आई है, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहीं पर अगर आपसे मैं जल्दी से पूछूं, विदाउट एनी ड्रामेटिक थिंग्स, अगर बोलता है यही सरफेस अगर एब्जॉर्बिंग होती कंप्लीटली, इफ दिस सरफेस इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, तो फोर्स कितना आता? तो सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, डेल्टा पी। डेल्टा पी में पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करते तो पी फाइनल तो पक्का जीरो था। ओके, कार्तिक इज सेइंग 2 नहीं आता। ओके, -1/2 निगेटिव आता, यू आर सेइंग? निगेटिव नहीं है तो फोर्स, निगेटिव फोर्स तो इस पे हमेशा राइट साइड ही लगेगा ना। अगर लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो फोर्स तो राइट साइड लगेगा। हमने ये वाला नेगेटिव, ये तो कुछ नहीं पूछ रही, ये वाला नेगेटिव क्यों नहीं लिया है, ये वाला नेगेटिव क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि ये तो फोटोन पर लग रहा था, हमें किस पर निकालना है, सरफेस पर। और सरफेस पर किधर लगेगा फोर्स, राइट साइड, इसलिए नहीं लिया उसको। आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको। अगर इसी का रेडिएशन प्रेशर मैं पूछ दूं आपसे, कि फिर रेडिएशन प्रेशर क्या होगा? आप बोलोगे सर रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स एवरेज बाई एरिया, फोर्स एवरेज बाई एरिया। पहले तो मुझे ये बताओ, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, राइट साइड आई, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट साइड था, फोर्स राइट साइड था। तो फोर्स एवरेज की वैल्यू 2ia/c कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एरिया, ए से एक कैंसिल, सो P इज इक्वल टू 2i/c कॉस स्क्वायर थीटा। 2i/c कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया रेडिएशन प्रेशर। फॉर, ये याद रख लेना, कहीं नोट करके रखना, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
अब यहीं पर अगर मैं बोल देता आपसे कि ये लाइट थीटा एंगल पर नहीं हॉरिजॉन्टली आ रही है, तो कॉस थीटा में थीटा कितना हो जाता, 0, और 0 हो जाता तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, 2I/c। क्या बन जाता, रेडिएशन प्रेशर 2I/c, cos 0 इज 1। सिमिलरली यहां पर भी 2IA/c बन जाता फोर्स। एक बार मैं टिल्टेड के लिए भी कर देता हूं ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए टिल्टेड इंटेंसिटी का कर देता हूं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी से। फिर से वही है, सरफेस है, सरफेस का ऑब्वियसली एरिया ए लेकर चल रहे थे हम लोग, और लाइट ये एब्जॉर्बिंग है। सरफेस क्या कर रही है, एब्जॉर्बिंग है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। और लाइट हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, मैं यहीं से उठा लूं, नहीं उठा सकता, लाइट इंसिडेंट हो रही है थीटा एंगल पर। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई। बहुत जल्दी से क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये एंगल कितना है, थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ। फोटोन आ रहा था हमारा किस मोमेंटम से, पी मोमेंटम से, और यहां पहुंचकर फोटोन का मोमेंटम हो गया 0। सो आप फिर से बोलोगे जल्दी से, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल 0 था, पी इनिशियल हमारा पी है, तो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ पी। पी फाइनल 0 है तो नेगेटिव ऑफ पी, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। नेगेटिव ऑफ पी का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट, यानी कि ये है डेल्टा पी की डायरेक्शन। इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द फोटोन, सो फोटोन विल exert force in this direction, that means force on this surface will act in this direction, जो मैंने डायरेक्शन शो कर दी है। तो ये ध्यान रखना, अभी फोर्स की डायरेक्शन मिल गई है मुझे, ये फोर्स की डायरेक्शन है। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना, थम्स अप वगैरह कुछ कर दिया करो, ये वाली बात क्लियर है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। वेरी गुड, हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। अब मैं फिर से वही स्टेप दोबारा करूंगा, क्या, हमारे पास एफ एवरेज क्या है, एन डेल्टा पी, जल्दी से वैल्यू निकालेंगे। एन का मतलब पी बाई ई डेल्टा पी, वैल्यू सीधी सीधी स्पीड से रखूंगा। पी का मतलब है आई, यहां से फिर देखना आई ए कॉस थीटा आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा। ई का मतलब एच सी बाई लैम्डा, डेल्टा पी का मतलब कितना था, पी का मतलब एच बाई लैम्डा। ये सबको दिखाई दे गया है। लैम्डा से लैम्डा खत्म, एच से एच खत्म, दैट इज क्या आया, आई ए बाई सी कॉस थीटा। ये निकल कर आया मेरे पास फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन क्या निकल कर आई है, जो मैंने बताई थी, अलोंग द इंटेंसिटी। अब अगर कोई मुझसे पूछे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे एफ कॉस थीटा होगा सर। इसका हॉरिजॉन्टल कितना हो कंपोनेंट होगा फोर्स का, एफ कॉस थीटा। तब वो कॉस क्या मिलकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है फोर्स की, जो एक्चुअल में फोर्स लगा है। क्या इस फोर्स के इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो कंपोनेंट होंगे फोर्स के। हम लोग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इग्नोर कर देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा में आंसर बताने लगते हैं। ये हमारे पास आ गया फोर्स। फोर्स निकल के आया, अब मैं क्या बोलूंगा, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर हम सब जानते हैं, P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब कितने लोगों को पता है कि फोर्स बाई एरिया में जो प्रेशर हम बात करते हैं, तो ये फोर्स नहीं होता, बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स होता है एरिया के। आई थिंक सबको पता होगा, फोर्स परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अब कौन सा फोर्स लेंगे, एफ परपेंडिकुलर। क्या हमारे पास ये फोर्स का कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा। सो फोर्स परपेंडिकुलर कितना है, एफ कॉस थीटा बाई ए। ध्यान से देखोगे तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, ए से ए कट जाएगा, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना आया था, 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब रिफ्लेक्टिंग के लिए और एब्जॉर्बिंग के लिए, दोनों के लिए हमें पता चल गया कि कितना रेडिएशन प्रेशर होता है, फोर्स पता चल गया है ना। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक और बात बोलूं, अगर पार्शियल है, पार्शियल है
इसका मतलब some part of light will reflect and some part of light will absorb. सो उस रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी को और एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने दो पैरामीटर्स डिसाइड किए, ए एंड आर। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ। फॉर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग के लिए रिफ्लेक्टिंग पावर, एफिशिएंसी बोलो या कुछ भी बोलो, और एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी, आर और ए, ये डिफाइन किए। इफ आर इज 100% और 1, दैट मीन्स 100% रिफ्लेक्टिंग है। और if R is 0, that means no reflecting power. Similarly, if A is 100% या फिर 1, तो ये क्या है? फुल्ली एब्जॉर्बिंग। तो A और R दो पैरामीटर्स हो गए। हम एज्यूम एक बात करते हैं कि कोई भी पार्ट लाइट का ट्रांसमिट नहीं हुआ है, या तो वो एब्जॉर्ब हुआ है या रिफ्लेक्ट हुआ है। नो पार्ट ऑफ द लाइट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सो इन दैट कंडीशन ए और आर का सम हमेशा कितना रहेगा? 1, बिकॉज इट कैन नॉट बी मोर देन 100%। अगर 100% लाइट आएगी तो सम पार्ट विल रिफ्लेक्ट, सम पार्ट विल रेडिएट। ठीक है। तो उस केस में जब पार्शियल केस होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत शॉर्ट में अगर मैं बोलूंगा, रेडिएशन प्रेशर इफ सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टिंग एंड सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्बिंग। हमने फॉर्मूला सीखा था, प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग पार्ट प्लस प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्बिंग पार्ट। ये सिखाने पे मैंने बता दिया। रिफ्लेक्टिंग पार्ट का फॉर्मूला हमने सीखा था, एक बार ध्यान से देखो, 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा। 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा। और एब्जॉर्बिंग पार्ट के लिए सीखा था I/c कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रेशर के फॉर्मूलाज थे। बस करना ये है, इस बार 100, ये कब था फॉर्मूला? अगर मैं इस वाले पार्ट को आपसे कहूं कि हाइड कर लो, ये वाला पार्ट हाइड करके देखो, तो ये जो लेफ्ट में पार्ट लिखा है ये 100% रिफ्लेक्टिंग के लिए है। और अगर इसको हाइड कर लूं तो ये वाला पार्ट 100% एब्जॉर्बिंग के लिए है। बट इस बार पार्शियल रिफ्लेक्शन है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन है, तो उसका कितने परसेंट लाइट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट हो रही है उसका कॉफिशिएंट लगा दिया साथ में। R% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, A% लाइट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। दिखाई दिया मैंने क्या बोला? ये आर की वैल्यू क्या है? अगर परसेंटेज में लिखोगे तो ये बनती है, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बोला 50% है, 50%, तो आर की वैल्यू नंबर्स में क्या होगी? 50% है तो नंबर्स में क्या होगी? 0.5। 30% है तो क्या होगी? 0.3। है ना? इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं पॉइंट्स में। तो आर वो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इन दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? I/c कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो क्या बचा? कोई बोलेगा क्या बचा? 2R+a, है ना? और R+a कितना होता है जनरली? व्हेन नो ट्रांसमिशन इज देयर, R+a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। अगर R+a की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो ये बन गया I/c कॉस स्क्वायर थीटा। R+a को 1 लिख लिया, क्या एक R फिर से बच गया? R+1। ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। किस केस में? व्हेन सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली एब्जॉर्बिंग। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई हैं सबके? अब ये सारे फॉर्मूलाज एक बार नोट करो अपनी कॉपी पर, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कोई डाउट हो तो बोलो, वरना आगे चले। चलते हैं आगे। ओके।
देखो एक बार एक क्वेश्चन है आपके सामने। सी, 9I/8C। ओके। कार्तिक इज ऑल्सो सेइंग सी। मैं थोड़ा सा इमेज को जूम कर देता हूँ। आंसर ठीक नहीं है बेटा, थोड़ा सा गलती है। कार्तिक एंड सुमित एक बार रीचेक करो। बी। ओके, जीवन एंड रेहान, रितेश, दे आर सेइंग बी। अक्षिप्त इज ऑल्सो सेइंग बी। ओके, क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या कहता है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन ए फिक्स्ड प्लेन सरफेस एट एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस। यहीं पे गड़बड़ कर दी है सुमित, आपने पहले जो किया था और किसी ने किया था, कार्तिक ने किया था शायद, कि एंगल विद द सरफेस दिया है और हम लोगों ने जो डायग्राम में अब तक एंगल लिखा है वो एंगल क्या था, नॉर्मल के साथ एंगल ले रहे थे। तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो कोई एक सरफेस है, लाइट की इंटेंसिटी आई है और वो लाइट की इंटेंसिटी, जैसे ये नॉर्मल है, एरिया वेक्टर जिसको हम लेते थे, तो वो सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सरफेस के साथ एंगल कितना है, 30। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा, 60। और वो कह रहे हैं 50% लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिमेनिंग इज एब्जॉर्ब। क्या ये मिक्स वाला केस हो गया? मिक्स वाला केस हो गया। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या पूछ रहे थे, रेडिएशन प्रेशर पूछ रहे हैं। सो पी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, शायद किसी को याद होगा, I/C कॉस स्क्वायर थीटा R+1। एक बार थम्स अप करो अगर सही लिखा है मैंने तो, या फिर पीछे जाकर चेक करें। सही लिखा है ना? वेरी गुड। सो I/C, थीटा इज व्हाट, 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 इज 1/4, राइट, 1/4। आर की वैल्यू कितनी बोलोगे आप मुझे? आर की वैल्यू 50% है लाइट, 50% मतलब 0.5। 0.5 प्लस 1 मीन्स 1.5। 1.5 मतलब 3/2। तो ये बना 3I/8C। एकदम क्लियर है क्या सबको? वेरी गुड। कई लोगों का आ गया है बी। आसान है, और आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि ये एक आपके पास कुछ ब्लॉक टाइप का है, शीट रखी है या ब्लॉक मान लो, उस ब्लॉक का मास m है, ये सरफेस पर रखा है, ठीक है, किसी सरफेस पर रखा है, और जिस सरफेस पर रखा है वहां पर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू के गिवन है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के। और आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, ऑफ द प्लैंक। ये एक प्लैंक है।
आप लोगों को शायद इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। इसकी साइड में बता देता हूँ, सरफेस की ए है, ये वाली बी है, लेंथ। ये इसकी डायमेंशंस हैं। ऊपर वाली जो सरफेस है, उस सरफेस की एक लेंथ ए है और एक साइड बी है। एनीवन? ओके, शुड आई स्टार्ट? एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है ना? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है, जिसके साथ इसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू के है, और एक लाइट इंसिडेंट हुई आई ए बाई सी माइनस म्यू एम जी बाई एम। एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूँ। आई ए सी माइनस म्यू एम जी बाई एम। नहीं सुजल, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहेगा। एक बार डिस्कस करते हैं, है ना? कंसेप्ट को एक बार स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फिर से। मैंने बोला कि एब्जॉर्ब्ड है, फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब, तो मतलब ये केस कौन सा हुआ? पहली बात तो ये केस हुआ हमारे पास एब्जॉर्बिंग वाला, ठीक है? तो याद करो, एब्जॉर्बिंग वाले केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये फोटोन आता था, ऐसे आ रहा है फोटोन मोमेंटम पी के साथ, और यहां आकर फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पी फाइनल तो जीरो था। तो अगर मैं बोलूं एफ कितना लगता था, एफ एवरेज इज इक्वल टू एन डेल्टा पी। आई थिंक ठीक लिखा है मैंने। एन का मतलब है आई। अब एंगल देख लेना, अगर इसी को मैं एक्सटेंड करूं, सो ये हमारा हुआ एरिया वेक्टर, ये हुआ आई। कोई मुझे देख के बताएगा इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ही है? आई होप दिखा सबको। ये वर्टिकल लाइन क्या है? एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैंने बना दिया है, जैसे ये एक्स जेड प्लेन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, और ये आ रहा था मेरा आई। दोनों के बीच वर्टिकल लाइन और इसके बीच एंगल कितना गिवन है? थीटा। सो ये हुआ आई ए कॉस थीटा, ठीक। एन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई। ई का मतलब एच सी बाई लैम्डा इनटू डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब एच बाई लैम्डा। यही हुआ क्लियर?
लैम्डा लैम्डा एच एच, तो ये फॉर्मूला हम लोग वैसे भी डिराइव कर चुके थे, आई ए बाई सी इंटू कॉस थीटा, दिस इज योर एफ एवरेज. What is the direction of this force? You will say direction of this force will be along the intensity. ये फोर्स किधर लगेगा? along the intensity. अब मुझे फोर्स तो मिल गया है. अब मेरा पर्पस ये है कि हाउ मच इज द एक्सेलरेशन. में इसका डायग्राम थोड़ा सा अगर पिक्चर चेंज करूं तो क्या ये डायग्राम, ये आपको टॉप से व्यू दिखाया गया है. अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो ये एक सरफेस होगी. इस सरफेस के ऊपर ये एक प्लैंक या ब्लॉक जो भी आप बोलो रखा है. ठीक है. और इस पर स्लैंट डायरेक्शन से इंटेंसिटी आ रही थी लाइट की, और इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स. तो हम में से कई लोगों को ये दिखना चाहिए कि फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस. ये लगेगा फोर्स. और इस फोर्स की वर्टिकल से डायरेक्शन दी गई है मुझे कितनी? शायद वर्टिकल से दी गई है. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल थीटा होगा. तो वर्टिकल से ये वाला एंगल कितना गिवन है? थीटा. तो लोगों को ये भी बात समझ में आ गई कि ये फोर्स अब ऐसे लग रहा है. अब हम इसके क्या कर लेंगे? कंपोनेंट. तो आप बोलोगे सर ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है. सो विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन? आप बोलोगे सर एफ साइन थीटा विल मूव इट. एंड यहां पर लगेगा एक नॉर्मल, यहां पर लगेगा एक mg. ठीक है. और इतने सा फोर्स लगने के बाद अगर मैं ये मूव करने की कोशिश करेगा तो इस पर एक लगेगा फ्रिक्शन एफ के. आई थिंक यहां भी स्टोरी क्लियर है. अब मैंने बोला कि एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा एफ नेट बाई एम. ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात हो रही है. सो एफ नेट की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या बनेगा? एफ साइन थीटा, साथ साथ चल रहे हैं ना सभी, एफ साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास. आई होप मैं ठीक चल रहा हूं. कुछ बताते रहा करो बीच बीच में. एफ साइन थीटा माइनस एफ के बाई एम. एफ की वैल्यू हमने निकाल ली थी, आई ए बाई सी कॉस थीटा. बाद में रख लेंगे, अभी नहीं रख रहा, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा. वैल्यू तो मुझे पता ही है ना. एफ साइन थीटा माइनस एफ के का मतलब है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या? एम जी प्लस एफ कॉस थीटा. हाँ या ना? नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मास. इसमें एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एफ, और एफ की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा. क्या यहां तक स्टोरी एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर? कुछ डाउट है? ओके. ओके. वेरी गुड. मतलब क्लियर है. सो मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं अगेन, वो कॉम्प्लिकेट करेगा आंसर को हमारे. आई ए बाई सी कॉस इट, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ एफ एज वेल. रख देते हैं आई ए बाई सी. अच्छा एरिया कितना है? क्या इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ? ए इंटू बी, है ना? बहुत अच्छे से चल रहे हो तो फिर एरिया की वैल्यू भी रख लेते हैं. आई ए बी बाई सी कॉस थीटा, ये हुआ एफ इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी प्लस आई ए बी बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, और इस सब के साथ 1/m. दिस इज अवर आंसर. आगे चलें. चलिए आगे चलते हैं. एक और क्वेश्चन है. ये एक डिस्क रखी है आपके सामने जिसकी रेडियस r है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर एक सोर्स रखा है. लाइट का पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी पावर p है.
आपको बताना है कि हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन द डिस्क। और थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए एब्जॉर्बिंग की जगह इसको रिफ्लेक्टिंग कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग डिस्क है ये। रिफ्लेक्टिंग है, 100% रिफ्लेक्टिंग है। ध्यान रखना इस बार इंटेंसिटी आई नहीं दी है, इस बार सोर्स की पावर बताई है। करिए। 2 से 3 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। रमन, ये नहीं आएगा। जी, मैं साथ में एक बात बता दूं, इस चैप्टर का 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलते हैं आपको एडवांस में। डुअल नेचर, नेचर से ही बता रहा हूँ सिर्फ मैं। और अगर इसमें एटम्स मिक्स कर ले, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिसमें एटम्स की बात फिक्स होती है, मतलब 2 चैप्टर्स को मिक्स कर देते हैं, एटम्स को और आपके डुअल नेचर को। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलाओगे तो 3 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे आपको एडवांस के किसी भी एक साल के पेपर में, है ना। सो दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। कभी कभी एक आध क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आ गया, बट सारे के सारे डुएबल होते हैं अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट जानते हो। और बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है इस चैप्टर में। ये मस्ट डू चैप्टर है हमारे लिए। हाँ, तो एक बार मैं शुरू करूं क्या? ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ। पहले एक छोटा सा रफ में बात कर रहे हैं। ये मेरे पास एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। इसकी पावर पी है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये लाइट तो हर डायरेक्शन में 3D में इमिट कर रहा होगा। मेरा पॉइंट समझे, एक स्लाइड में बात करते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ये जनरल बात है, समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑल 3 डायरेक्शंस में पूरे 3D स्पेस में, एक जैसे पॉइंट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वैसे ये लाइट जनरेट करेगा पूरे 3D स्पेस में।
ठीक है, ऐसे करके लाइट ट्रांसमिट करेगा। अब अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर ये पावर तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, ऐसे करके मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट पर कितनी पावर पहुंचेगी, इस पॉइंट पर कितनी पावर पहुंचेगी जब भी कोई 3D स्पेस में अपनी पावर जनरेट कर रहा है। जैसे चार्ज की हम बात करते थे, तो चार्ज आपने इलेक्ट्रिक स्टेट में पढ़ा होगा, सॉलिड मेटल करके हम लोग कुछ करते थे। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं, तो हम इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे। ध्यान रखना, इस सोर्स को सेंटर मानकर एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, और क्या बोलेंगे, इस 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस अगर r मान लें, 4 पाई r स्क्वायर जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के पास p पावर है। समझा? इस 4 पाई r स्क्वायर एरिया के पास कितनी पावर है, p पावर है। तो एक छोटे से यूनिट एरिया के पास कितनी पावर होगी, आप बोलोगे p डैश विल बी p/4 पाई r स्क्वायर। अगर मैं यहां पर पूछ देता तो पावर कितनी है, p बाई किसी यूनिट एरिया पर p/4 पाई r स्क्वायर। अगर यहीं पर वो कह दे कि एक सरफेस है ऐसे इतनी बड़ी जिसका एरिया ds है, इस लोकेशन पर पावर निकालो, तो हम इंटेंसिटी वगैरह निकाल लेंगे, I = P × A। यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इस सोर्स से r डिस्टेंस पर हाउ मच पावर विल बी देयर, यू विल से p डैश इज इक्वल टू p/4 पाई r, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर पूरे 3D स्पेस में डिवाइड हो रखी है। कुछ सुना हमने जो बोला है? सो एक तो ये बात हमने साइड में सीख ली। अब इसको मैं हटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी हम तो इसको यूज करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। जैसे ही मैं क्वेश्चन पर आया, तो क्वेश्चन कह रहा है ये सोर्स है जिसकी पावर P है। तो ये फिर पावर P है, तो अगर यहां से लाइट्स निकलेंगी तो ऐसे करके हर जगह निकलेगी, ऐसे। तो क्या जब लाइट हर जगह पहुंचेगी तो क्या इसकी एंगल हर जगह वेरिएबल हो जाएगा? अगर लाइट यहां पर स्ट्राइक कर रही है, जो लाइट यहां आ रही है उसके साथ एंगल 0 है, जो यहां जा रही है इधर उसका एंगल कुछ और है, तो एवरी टाइम एंगल इज वेरिएबल। और जब एंगल वेरिएबल है तो हम पक्का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है स्टोरी यहां तक। चलिए, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो हम थोड़ा छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट, लेट सपोज ये एक एलिमेंटल रिंग चूज कर ली। क्या हमने सोर्स से यहां तक की डिस्क तक की कुछ डिस्टेंस दी थी आपको? सोर्स से डिस्क तक की कुछ डिस्टेंस गिवन थी, ये वाली डिस्टेंस कुछ गिवन थी क्या? एक्स। ओके, कितनी है, एक्स है। ओके 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 ओके। ये डिस्टेंस एक्स थी हमारे पास। तो हमने ये मान लिया कि ये डिस्टेंस आर है और ये डी आर थिकनेस की एक रिंग एज्यूम कर ली है। ठीक है, चलिए। अगर डी आर थिकनेस की एक रिंग एज्यूम कर ली है, तो इस पॉइंट पर मैंने बोला यहां से जो लाइट पहुंची ये लाइट रही, ये लाइट पहुंची है, और ये इसकी इंटेंसिटी मैंने आई मान ली है। रिंग अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर कोई मुझे बोल दे मैंने ये एंगल मान लिया है थीटा है, तो ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का भी कितना होगा, थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं है? सो अगर मैं बोलूं कि इस छोटे से पोर्शन पर, अच्छा रिंग है तो पूरी रिंग पर क्या सेम कहानी बनेगी? इस रिंग की बात करेंगे तो इस वाले सोर्स से रिंग हमारी वाई जेड प्लेन में हो गई है। तो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे अगर आप देखोगे सभी सेम डिस्टेंस पर हैं, सभी सेम डिस्टेंस पर, सबके लिए एंगल थीटा सेम है। तो मैं डायरेक्टली इस छोटी सी रिंग के लिए फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। DF = N∆P। अरे करेक्ट है क्या, N∆P? एवरेज, एवरेज तो होता ही है, बार बार इतना बड़ा टर्म नहीं लिख पाऊंगा। तो DF = N∆P। हियर N इज नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द सरफेस, डेल्टा P इज द चेंज इन मोमेंटम, सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अब
यहां से जितने भी फोटॉन्स मेरे गए हैं, ये फोटॉन्स गए हैं किसी मोमेंटम p के साथ। सिर्फ इस एलिमेंटल पार्ट को देखना, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूं, तो ये सारे के सारे फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे ऐसे करके। p मोमेंटम से ही किस एंगल पर ही, थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये सारे थीटा थीटा हो गए। तो फिर से मैं बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। आप फिर से बोलोगे सर, अरे p cos theta 2p cos theta is the change in momentum. So df is equals to n into 2p cos theta. ठीक है। n का मतलब होता है पावर, मैं पावर पूरा ले दे रहा हूं, p बाई ई इंटू 2p cos थीटा में p क्या है, h बाई लैम्डा मोमेंटम है, 2h बाई लैम्डा cos थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब p दो हट गए हैं तो एक पावर को p लिख लिया, p बाई एच सी बाई लैम्डा 2h बाई लैम्डा cos थीटा। h लैम्डा लैम्डा क्या बचा, 2p बाई सी cos थीटा। ये मेरे पास आया है छोटा सा फोर्स। यहां पर p क्या है इस टर्म में, पावर। और अगर ये पावर है तो पावर सोर्स की तो p है, लेकिन ये हम निकाल कहां पर रहे हैं, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट पर पावर कितनी होगी, p बाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर कोई देखेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिखाई दिया। ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2/c, पॉइंट पर जो पावर है वो होगी, आ, इसको हम p डैश लिख सकते थे भाई, p डैश को सोर्स की पावर ऑलरेडी p है तो p कंफ्यूज हो जाएगा। p डैश का मतलब p बाई 4 पाई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है, ये p की वैल्यू लिखी है केवल, ऊपर क्या चल रहा है, cos थीटा। थोड़ा सा लेंदी है, आई होप यहां तक क्लियर है। तो df की वैल्यू 2/c। अब p का मतलब क्या होता है, आई ए cos थीटा। p का मतलब क्या होता है, आई ए cos थीटा। या फिर इतना ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, आई छोड़ते, p के टर्म्स में पावर हमें सोर्स की ही पता है तो p के टर्म्स में रहने देते, 2p/c और 4 पाई cos थीटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें इसका करना पड़ेगा बाद में इंटीग्रेशन। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो फिर एक बार। अब अभी अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जा रहा है। ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, इधर से टेन थीटा देखो, डायग्राम में टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो वो क्या आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एक्स। टेन थीटा इज आर बाई एक्स। सही लिखा है मैंने। तो क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, दैट इज r, dr इज इक्वल टू एक्स टेन स्क्वायर, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। हम लोगों का कहीं पर एक dr आना चाहिए था, n डेल्टा p, n 2p cos थीटा, यहाँ भी ठीक है, डेल्टा p हमने लिख लिया कितना, 2p cos थीटा। n का मतलब है p बाई ई, 2h बाई लैम्डा cos थीटा।
एच सी बाई लैम्डा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा 2p डैश बाई सी कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एक आई थिंक मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? ये बना था 2p डैश बाई सी कॉस थीटा 2/c। p डैश का मतलब हम बोल सकते हैं यहां से, अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आई है, सो आई और एरिया इज ए और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सो ये बन जाएगा आई एरिया इज डी ए कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ये रहा। 2i/c डी ए कॉस थीटा और एक कॉस थीटा और है। अगर थोड़ा और देखोगे तो 2i/c डी ए का मतलब है इस रिंग का एरिया। इस रिंग का एरिया है 2πr डी आर। 2πr डी आर कॉस स्क्वायर थीटा। 2 to 4πi/c 4πi/c 2 to 4πi/c क्या बचा? आर डी आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास फोर्स। अब यहां से डी आर की वैल्यू हमने निकाल ली है एक्स सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी आर की वैल्यू रख देंगे और आई की वैल्यू हम रख देंगे। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आई इज इक्वल टू पी बाई ए। आई की वैल्यू क्या रख देंगे? पी बाई ए। डी एफ इज इक्वल टू 4π/c। आई का मतलब रख देंगे पी बाई ए। अरे, पी बाई ए समझ रहे हो? कौन सा ए? हमारा कितनी डिस्टेंस पर है ये? आर डिस्टेंस पर। डायग्राम में देखना ये कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर। सो हमने बताया था कि पावर इस पॉइंट पर पी डैश की वैल्यू p/4πr² हो जाती है। p/4πr²। तो दैट इज p/4 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊपर देखो और क्या बचा है? आर डी आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बना है पूरा का पूरा फोर्स। अभी इंटीग्रेशन बाकी है, कुछ कटा है तो काट दो। 4 पाई से 4 पाई डी एफ इज इक्वल टू p/c। डी आर की जगह, आर की जगह एक्स टेन थीटा, डी आर की जगह एक्स सेकेंड स्क्वायर थीटा, और एक रहा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म हुआ। p/c एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई एक्स स्क्वायर 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा? p/c साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, दैट इज पी बाई सी साइन थीटा कॉस थीटा। ये डीएफ की वैल्यू आ गई है। अब यहां तक की वैल्यू डीएफ निकल आई, अब बस टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको करोगे इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट जब करोगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा वाला डी थीटा ये रह गया है, तो ये आ गया डी थीटा। डी थीटा हर जगह लगा लेना, डी थीटा। ये जो डी थीटा है वो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मैंने बोल दिया जीरो से कैपिटल आर तक जब जाओगे यहां से एंड पॉइंट तक, तो मान लिया वो लास्ट पॉइंट पर जो हमारा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल कुछ है फाइव। सो लिमिट क्या लगा दोगे, 0 to 5। इसके बाद बस आपको करना है इंटीग्रेशन। मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं इसी में। इस टर्म के बाद ये आपके पास आ गया छोटा सा फोर्स ऑन द रिंग। कंप्लीट पार्ट के लिए आप कर दोगे इंटीग्रेशन, तो आपका क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू, कुछ बाहर आएगा, पी बाई सी इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, जीरो से, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, जीरो से फाइव तक, फाइव तक। साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर लोगे, आई थिंक टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये साइन टू थीटा बन जाएगा, दैट इज पी बाई टू सी साइन टू थीटा डी थीटा 0 to 5। इसके आगे इंटीग्रेशन आपको आता है, आप कर लोगे आराम से। साइन टू थीटे का इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा बाई टू, वैल्यू रख देना लिमिट की, और यू विल गेट योर आंसर। अभी रिसेंट ईयर्स में तो नहीं आया है, अगर बहुत पहले आया होगा तो कह नहीं सकता, बट अभी एकदम रिसेंट नहीं आया है, मतलब लास्ट 5 6 7 ईयर्स में नहीं आया है। इंटीग्रेशन कर लेना, आई एम नॉट डूइंग दैट। इंटीग्रेशन आयो बहुत आसान है इसका, साइन टू थीटे का कॉस टू थीटा बाई टू माइनस का, है ना, फिर लिमिट रख लेना। ये वाला करिए एक बार। 2 मिनट्स का टाइम है। एनीवन।
क्वेश्चन इज सेइंग एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और उसकी जो लाइट है नॉर्मली ऑन ए स्मॉल फोटो सेंसिटिव सरफेस एस, एक सरफेस है एस, उस पर इंसिडेंट होती है जिसका वर्क फंक्शन फाई है। इफ पावर ऑफ द सोर्स इज डब्ल्यू एंड ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड एस। अब कुछ ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास स्मॉल सरफेस है, कोई छोटी सी सरफेस एस मान ली, बहुत छोटी सी सरफेस है, स्मॉल बोला है उन्होंने, और इसका एरिया एस है, ठीक है। और इससे कुछ ए डिस्टेंस पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रखा है जिसकी पावर डब्ल्यू है। अब इसके बाद हमसे वो क्या कह रहे हैं, इसका वर्क फंक्शन फाई है। वर्क फंक्शन वगैरह कुछ पता है? वर्क फंक्शन, अच्छा कुछ फॉर्मूले पता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क फंक्शन, के मैक्स, एवरीथिंग यू रिमेम्बर ना? ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कुछ ऑप्शंस दिए हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम। ऑप्शन ए की बात मैं कर रहा हूं कि हाउ मेनी फोटॉन्स विल रीच द सरफेस। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द सरफेस इज वी ऑलरेडी डिफाइंड पी बाई ई। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई ई। अब पी क्या है, पावर रीचिंग द सरफेस। पी क्या है, पावर रीचिंग द सरफेस। अब पावर रीचिंग द सरफेस की अगर मैं बात करूं, सो हमारे सोर्स के पास पावर है डब्ल्यू, और मैंने बोला था कि क्या यूनिट एरिया से पावर कितनी होगी, तो उनको बोला था यूनिट एरिया से पावर कितनी होगी, डब्ल्यू बाई फोर पाई। अब किस डिस्टेंस पर पूछा है, ए डिस्टेंस पर, फोर पाई ए स्क्वायर। ये एक ए रेडियस का स्फेयर ड्रॉ किया तो उसके पास यूनिट एरिया पर कितनी पावर हुई, डब्ल्यू बाई फोर पाई ए स्क्वायर, इंटू हमें किस एरिया पर चाहिए, एस एरिया पर, तो एस वाले एरिया से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। टॉफी रूल, यूनिटरी मेथड, जो भी बोलो आप। डब्ल्यू बाई फोर पाई ए स्क्वायर पता चला कैसे निकाला, इस लोकेशन तक कितनी पावर पहुंचेगी, डब्ल्यू बाई फोर पाई स्क्वायर यूनिट एरिया पर। हमारा एरिया कितना है, एस। ये तो हो गई पावर। डिवाइडेड बाई ई का मतलब क्या हुआ, वन बाई ई का मतलब है एच सी बाई लैम्डा, सो लैम्डा बाई एच सी। सो कुछ कटा नहीं है तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू एस लैम्डा बाई फोर पाई ए स्क्वायर एच सी। सो दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द सरफेस। ऑप्शन में क्या दिया था, डब्ल्यू लैम्डा एस फोर पाई एच सी ए स्क्वायर, फोर पाई एच सी ए स्क्वायर, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। फोर पाई ए स्क्वायर डिनोट करता है कि जो अगर मैं ए डिस्टेंस पर सोर्स से गया, कितनी डिस्टेंस पर हमारी सरफेस थी, ए डिस्टेंस पर, तो ए डिस्टेंस पर गया तो ए डिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर कितनी पावर है। सो नॉट फोर पाई ए स्क्वायर बट डब्ल्यू बाई फोर पाई ए स्क्वायर एक क्वांटिटी बनती है, डब्ल्यू बाई फोर पाई ए स्क्वायर। ये क्वांटिटी डिनोट करती है कि हाउ मच पावर विल बी देयर एट ए डिस्टेंस ए ऑन द यूनिट एरिया। अगर मैं ए डिस्टेंस पर सोर्स से एक यूनिट एरिया रख दूं, यूनिट एरिया समझ गए ना, एक यूनिट एरिया रख दूं तो उस पर कितनी पावर पहुंच रही होगी। सो दैट पावर इज पी बाई फोर पाई स्क्वायर। यहाँ पर पी की जगह क्या दिया था, डब्ल्यू दिया था सोर्स की पावर, सो डब्ल्यू बाई फोर पाई स्क्वायर। ये यूनिट एरिया पर है, हमारा एरिया कितना है, एस, तो एस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या था, रोहित, इज इट क्लियर? सो हमने फिर और आगे देखा, सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, द मैक्सिमम एनर्जी, ओके रोहित, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटॉन्स विल बी एच सी माइनस लैम्डा फाइव। मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं याद करूं, मुझे जहां तक याद आता है, के मैक्स इज इक्वल्स टू, सब लोग सपोर्ट करना, ई माइनस फाइव होता था क्या, ई का मतलब एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, सो दैट इज एच सी माइनस लैम्डा फाइव डिवाइडेड बाई लैम्डा। ऑप्शन में चेक करोगे तो क्या दिया है, एच सी माइनस लैम्डा फाइव
डिवाइडेड बाई लैम्डा इन्होंने नहीं दिया, तो ऑप्शन बी हुआ गलत। फिर बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन विल बी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोगों को याद था, किसी को याद होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ बाई ई माइनस साई, साई मतलब फाई बाई ई, ये होता था। इन्होंने क्या लैम्डा के टर्म्स में पूछा है? लैम्डा के टर्म्स में पूछा है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, एच सी बाई लैम्डा ई माइनस फाई बाई ई, यही होता था फॉर्मूला। ई कॉमन लिया तो 1/e, क्या बचा? एच सी माइनस लैम्डा फाई बाई लैम्डा। इन्होंने आंसर में क्या दिया है? इन्होंने दिया है ई बाई लैम्डा। हम लोगों का क्या आ रहा है? ई इंटू लैम्डा। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। फोटो एमिशन अकर्स ओनली इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन एच सी वाई फाइव। एच सी वाई फाइव बताओ क्या होता है? एच सी वाई फाइव क्या होता है? एच सी बाई फाइव क्या होता है? लैम्डा नॉट। वेरी गुड, लैम्डा नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट। वेरी गुड कार्तिक एंड विशाल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड ये तो हम पता ही था। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब तक होता है? जब तक इंसिडेंट लाइट की फोटोन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होती है, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। सो ये तो यही कह रहा है कि लैम्डा किससे छोटा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो ए एंड डी हमारे करेक्ट हुए, बी एंड सी हमारे फॉल्स हो गए। ठीक है, करिए। ये होमवर्क में करना डुएबल क्वेश्चन है। जो अभी तक सीखे थे फॉर्मुला, रेडिएशन, प्रेशर और आपका मोमेंटम वाले, वो वही लगा देंगे आप। होमवर्क में करना इसको। आगे बढ़ता हूँ, ये करिएगा। 2018 में एडवांस में आया हुआ है। क्या हुआ, दिख नहीं रहा? जूम करूं अक्षिप्त? ओके।
24. Rehan is saying 24. Okay. देखते हैं एक बार। एक फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद पावर 200 वाट इज इंसिडेंट ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड जिसका वर्क फंक्शन इतना है। ठीक है, एक लाइट आ रही है, सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, जिसकी पावर हमें पता है, वर्क फंक्शन पता है कैथोड का। फिर कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आई कैन एज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ऐसा जब होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। अब ये क्या हुआ, ये कैथोड है, इस पर लाइट स्ट्राइक की ऐसे करके पैरेलल बीम, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, और जो इंसिडेंट लाइट थी हमारी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इक्वल थी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले उनके पास खुद की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब वो आकर बस खड़े हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या बोला? एज्यूम दैट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी इज 100%। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब कि जितने फोटॉन्स आए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आए। ये बात समझ में आई? फोटोन की फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की एफिशिएंसी 100% है, मतलब अगर 10 फोटॉन्स आए हैं तो 10 के 10 फोटोन ने एक एक, सब फोटॉन्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। ये एफिशिएंसी 10% भी नहीं होती है। जितने फोटॉन्स आते हैं उसके 10% भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं। बट क्वेश्चन कह रहा है 100% है, तो हमने मान लिया 100% है। यानी कि 10 फोटोन आए तो 10 फोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। ओके राहुल, राहुल सिंह 24। फिर बोला है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड द एनोड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो चुपचाप बैठे थे, निकलने के बाहर, बाहर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर एकदम रेस्ट, बिल्कुल जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ आए थे। हमने एक 500 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया। अब ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड। अब ये एनोड से जाकर टकराए एंड एब्जॉर्ब हो गए। तो एनोड पर एक फोर्स लगा, और वो फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है n इंटू 10⁻⁻⁴ के फॉर्मेट में। तो n की वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस पूरी स्टोरी में जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि ये एक एनोड है, इस पर दनादन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर टकराएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आकर इस पर टकराएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का अपने साथ कुछ मोमेंटम लाएंगे, वो चेंज इन मोमेंटम हमारा हो जाएगा एफ एवरेज। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये तो मोमेंटम हुआ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का, और एन डेल्टा पी कर दोगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो हमें अब चाहिए क्या कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द एनोड इन 1 सेकेंड। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाउ मेनी फोटॉन्स आर रीचिंग, क्योंकि एफिशिएंसी इज 100%। जितने फोटॉन्स आएंगे कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सो अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है कैथोड पर, ये है कैथोड। कैथोड पर कितने फोटॉन्स आए हैं वो हमें पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द कैथोड एन इज इक्वल टू पी बाई ई। पी बाई ई, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बोला पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट इस पर ऐसे पड़ रही थी, पी पावर की। सो एन इज इक्वल टू पी बाई एच सी बाई लैम्डा। लेकिन सी बाई लैम्डा की जगह एच एफ रख लेते हैं।
बिकॉज फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में बात हो रही है, एच एफ। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बोला है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट के इक्वल है नियरली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो ये हो गया एच एफ नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब ध्यान रखना, एफ नॉट का फॉर्मूला क्या होता था, फाई बाई एच, सही है। सो एच एफ नॉट किसके इक्वल हुआ, फाई के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं एन इज इक्वल टू पी बाई फाई। ये दिखाई दिया है सबको, जैसे ये दिखाई दे गया तो हमें पी बाई फाइव मिल गया। फाइव की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कहीं दे रखी है 6.25, और पी की वैल्यू दे रखी है 200 वॉट। मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, एन इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई फाइव का मतलब कितना था, 6.25। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जूल पर सेकेंड में है, वॉट में, तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 6.25 को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गई है, दैट इज 200 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 एंड 6.25 का। 80, 16 80, 8, शायद यही होगा। 1 2 3 डेसिमल पॉइंट है, सो दैट विल बिकम 10। तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ इसको 10। 10 10 से जीरो खत्म हो गया तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻20। नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द सरफेस कितने हैं, 2 इंटू 10⁻20। क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2 इंटू 10⁻20, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 100%। यानी कि इस फॉर्मूले में मुझे एन मिल गया है जो हम एनोड पर लगाने वाले थे। अब क्या बचा है, सिर्फ डेल्टा पी बचा है। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन। और फोटोन एब्जॉर्ब हो गए थे, एनोड पर जब ये पहुंचे थे तो एब्जॉर्ब हो गए थे। एब्जॉर्ब हो गए थे, इसका मतलब पी फाइनल तो जीरो है, सिर्फ क्या बचा है, पी इनिशियल। दैट मीन्स ये फोटोन किस मोमेंटम से यहां पहुंचे थे, वो मोमेंटम मुझे निकालना है, बस बात खत्म हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब इसी में। अब ये बोला था यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे कैथोड से, ये कैथोड था, और कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले ये रेस्ट पर थे। रेस्ट पर थे, इसके बाद हमने इसको 500 वोल्ट से एक्सिलरेट किया था एनोड तक पहुंचने के लिए, यही किया था। 500 वोल्ट से अगर एक्सिलरेट किया है, सो इनके पास कुछ एनर्जी आ गई होगी, है ना। तो आई थिंक हम लोग निकाल सकते हैं वो एनर्जी कितनी आती है, के ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी। यहां पर वी क्या है, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। अरे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये पता है, या फिर मैं एक बार इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे। वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल वाज जीरो, रेस्ट पर थे। के फाइनल का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारी हो गई, वर्क डन क्या हुआ, क्यू डेल्टा वी। सो वही क्यू का मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ई, इंटू डेल्टा वी का मतलब 500 वोल्ट, डेल्टा वी लिख दो, ई डेल्टा वी। आई थिंक समझ में आ गया है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है ई डेल्टा वी। ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 500 वोल्ट। हम्म, एक जीरो से डेसिमल खत्म, 16 5 जा 80, एक और जीरो, इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई है के। के किसका, इलेक्ट्रॉन का, जस्ट बिफोर रीचिंग द एनोड। एनोड तक पहुंचने से पहले उनके पास इतना काइनेटिक एनर्जी था। अब हमें बताना है डेल्टा पी में मोमेंटम, एंड डेल्टा पी का मतलब पी, और शायद सबको पता होगा पी इज रूट
2 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब km। सो P इज इक्वल टू रूट 2। K का मतलब है 800 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9 इंटू 10⁻⁻31। 9 इंटू 10⁻⁻31। थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से है, लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं, 31 और ये 2 प्लस की है, यानी कि 29 बचा। 29 और 19, पावर कितनी होती है? 29 और 19, 29 और 20 49 है ना। 29 और 20 49, 48 पावर बची। 48 बची ना। दैट इज रूट ऑफ 10⁻48। इधर से रह गया 2 8 16, 16 9 जा 144। तो पी की वैल्यू मुझे क्लियरली दिख गई है। पी की वैल्यू आ गई है 12 इंटू 10⁻24। पी निकल आया मेरे पास। अब मेरे लिए काम बहुत आसान है। एफ एवरेज की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा। क्या रखूंगा? एफ एवरेज इज इक्वल टू एन इंटू पी। एन की वैल्यू निकाली थी 2 इंटू 10⁻20, इंटू पी की वैल्यू निकाली है 12 इंटू 10⁻24। 24 माइनस का है, सॉरी, माइनस का 24 है। सो 12 इंटू 2 24 इंटू 10⁻⁻4। ये आया है एफ एवरेज। एफ एवरेज की वैल्यू निकल आई हमारे पास 24 इंटू 10⁻⁻4। आंसर में ऑप्शन में देखोगे तो क्या है? एन इंटू 10⁻⁻4। सो एन की वैल्यू कितनी आई है? 24। वेरी गुड। वेरी गुड। विशाल, राहुल, वेरी गुड। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। पिछला वाला क्वेश्चन सबके समझ में आया था? ये वाला क्वेश्चन सबके समझ में आया है? रितेश, कार्तिक, संदीप, ओके, डन, वेरी गुड। इस वाले पर आ जाओ आप। एनीवन?
चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ मास m, ये है मिरर ऑफ मास m, माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगी है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम बन रहा है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है। ध्यान रखना, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब इसको हम ओमेगा से डिनोट करते थे, वो गिवन है। एच प्लैंक कांस्टेंट है। अब वो कह रहे हैं एन फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ इतनी है स्ट्राइक्स द मिरर, यानी कि इधर से बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं। कितने फोटॉन्स आ रहे हैं? एन फोटॉन्स आ रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस पर, सच दैट मिरर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 माइक्रोमीटर। ऑब्वियसली मिरर आगे की तरफ कंप्रेस हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर से। ठीक है। अब एन की वैल्यू पूछिए बेसिकली हमसे कि कितने फोटॉन्स आ रहे थे। अब पूरी पिक्चर का आइडिया हम लगाएं तो सबसे पहले एक बात सुनना मेरी, कि ये जो मिरर था, इधर लगी है एक स्प्रिंग, और जैसे ही इस साइड से लाइट आएगी, अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं, ये जो मिरर है, लाइट आई तो ये कंप्रेस होगा आगे की तरफ, ऐसे करके कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा, और वो डिस्टेंस दी है हमें कुछ डी या 1 माइक्रोमीटर दी है। एक बात बताओ, जैसे ही ये कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग इसको बाहर की तरफ पुश करेगी, और जो ये फोर्स लगा रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे थे, वो फोर्स तो कांस्टेंट ही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब स्प्रिंग फोर्स इधर की साइड में ज्यादा हो जाएगा और ये कंप्रेस होने की जगह वापस आएगी। स्प्रिंग मतलब ऐसे गई थी, थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी। क्यों कंप्रेस हो जाएगी? क्योंकि एक टाइम पर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। कौन से दोनों फोर्स? स्प्रिंग फोर्स और जो लाइट ने फोर्स लगाया, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन तब तक इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली थी, तो ये जाके आगे जाएगा, फिर जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, फिर वापस आएगा। और ये अब क्या करेगी? स्प्रिंग ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी, और उस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है। लेकिन एक बात आप में से सब लोग बताओगे कि इस सिचुएशन में जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इस सिचुएशन में ये जो गिवन सिचुएशन है, ये हमारी सिचुएशन है जिसको हम बोलते हैं अभी। तो अब मैंने बोला कि यहां से कुछ फोटॉन्स आए, स्ट्राइक किए। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूं, मान लिया ये कुछ स्पीड से आगे जाएगा, v स्पीड से। जैसे ही लाइट स्ट्राइक हुई तो ये कुछ स्पीड से आगे जाएगा, वो स्पीड मैंने कितनी मान ली? v है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें, किसके किसके बीच में कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं, ये रहे फोटॉन्स। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या है? कुछ फोटॉन्स आए मेरे पास, वो स्ट्राइक किए, और मिरर कंप्रेस हुआ। मिरर नहीं, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हुई। सो P इनिशियल मेरे पास कितना था? N इंटू पी। N नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं और P एक फोटोन का मोमेंटम है। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज N इंटू पी, इज इक्वल टू, मिरर हमारा v स्पीड से आगे गया तो मैं इसको बोल दूंगा m इंटू वी। ठीक है, मास इंटू वी किधर आगे गया? राइट साइड, तो मोमेंटम फिर से पॉजिटिव है। और मिरर हमारा रिफ्लेक्टिंग था, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग था, यानी कि जो फोटॉन्स स्ट्राइक किए होंगे वो वापस भी आए होंगे। अगर वापस भी आए होंगे तो मैं बोल सकता हूं उन फोटॉन्स का मोमेंटम लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो माइनस का एन इंटू पी। ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनी। तो ये एनपी इधर आया, सो आप बोलोगे 2np इज इक्वल टू mv। सो v की वैल्यू कितनी आई? 2np बाई m। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। p क्या है? मोमेंटम ऑफ द फोटोन। मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h बाई लैम्डा, तो वो भी रख देते हैं। सो v इज इक्वल टू 2n
बाई एम, पी की जगह एच बाई, और लैम्डा हमें शायद क्वेश्चन में कहीं गिवन है, लैम्डा इज 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -6, 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनना, जब मैंने बोला था ये कंप्रेस हुआ है और ये वाली इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, सो या मीन पोजीशन की कंडीशन है, सो मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी सबको याद होगा ए ओमेगा होती है। कितनी होती है? ए ओमेगा। सो आई कैन से दिस वी कैन बी रिटन एज ए ओमेगा, बट ओमेगा उन्होंने ऐसे नहीं लिखा है, ओमेगा उन्होंने कुछ और सिंबल से लिखा है। क्या लिखा है? ओमेगा इज इक्वल टू 2NH/8 पाई m इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ पर ए क्या होता था? एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड उन्होंने बोला है कितना कंप्रेस होता है? 1 माइक्रोमीटर, यानी कि वो भी हमें पता है। और हमें क्या पता, ये वैल्यू पता है 4 पाई m ओमेगा/h की कुछ वैल्यू पता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको से 4 टाइम्स, सो n की वैल्यू बनी, सब लोग देखना, n की वैल्यू बनेगी a ओमेगा इंटू 4 पाई m इंटू 10 टू द पावर -6। बोलना कुछ बचा तो नहीं? डिवाइडेड बाई h। सही लिखा है, 4 पाई m इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई h। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है? ए की वैल्यू कितनी पता है? 1 माइक्रोमीटर। तो ए की वैल्यू यहां रख देता हूं। ए की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -6। ठीक है, और हमें जो वैल्यू पता थी वो एक बार दोबारा लिख लेता हूँ इधर, 4 पाई m ओमेगा/h इज इक्वल टू 10 टू द पावर 24। देखो हमारे काम आ रही है क्या? 4 पाई m ओमेगा, 4 पाई m ओमेगा/h, ये पूरी वैल्यू है। सो n इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूरी है 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर -12, सो दैट इज 10 टू द पावर 12। सो n की वैल्यू आई 10 टू द पावर 12। वो हमसे क्या पूछ रहे थे कि n की वैल्यू x इंटू 10 टू द पावर 12 है, तो x की वैल्यू कितनी है? सो x इज 1। x की वैल्यू कितनी है? 1। आज हम लोगों ने आई थिंक थोड़ा बहुत इसका पार्ट कर लिया है। स्टिल वी हैव फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट, है ना, और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। सो होपफुली कल भी हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पहले बनाएंगे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल इसके कुछ क्वेश्चंस एक बार फिर से करेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम्स का थोड़ा पार्ट रिवाइज करके आइएगा, और इसको हम लोग एक बार फिर से बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके देन। अच्छा, यहाँ तक की बातें कुछ समझ में आ गई हैं आपके, जो आज सीखा है अभी? रेडिएशन प्रेशर निकालना, कुछ क्वेश्चंस करना। ठीक है, ओके देन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल फिर बात करते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक को दोबारा से पिक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, देन फिर एटॉमिक पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।